गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन शुरू कर रहे हैं अध्याय 5 सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षता अर्थात धर्मनिरपेक्षीकरण एवं उत्तर आधुनिकीकरण। देखिए, सबसे पहले सांस्कृतिक जो परिवर्तन है वो पढ़ेंगे हम। सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा में जो विचारक है वो एक मत नहीं है और उसको हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जब हमें ये ज्ञात हो कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या है, अर्थात जो हमारे समाज के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें किस किस तरीके से परिवर्तन आया है, और क्योंकि संरचनात्मक परिवर्तन की आधार भूमि पर खड़े होकर ही सांस्कृतिक परिवर्तन आकार और उससे संबंधित जो भी परिवर्तन है वो समाज की संरचना में परिवर्तन है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सामाजिक संरचना क्या है। विभिन्न समाज शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे कि सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। अर्थात समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक तरीके से नियंत्रित करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे उसका अध्ययन किया जाता है। जब भी किसी समाज की संरचनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन भी होता है। समाज में परिवर्तन होगा तो उसकी संस्कृति में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि संरचनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन मनुष्य के आचार व्यवहार और मनोभाव में परिवर्तन करता है। अर्थात मनुष्य के विचारों में, मनोभावों में, उसकी प्रक्रिया में, हर चीज़ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। समाज गतिशील है, इसलिए समय के साथ परिवर्तन अवश्यंभावी है। अर्थात समाज क्या है, एक परिवर्तनशील है, हमेशा वो बदलता रहता है। तो क्या है, परिवर्तन में दिखाई देंगे, वो गतिशील होता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में जानने के लिए देश के इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमें ये भली भांति विदित है कि देश में कालांतर में विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं, लेकिन अन्य शासनों के इतर औपनिवेशिक शासन अत्यधिक प्रभावशाली रहा। अर्थात जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में आए थे तो उनका प्रभाव ज़्यादा रहा। इसके कारण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में गहरे परिवर्तन आए। उपनिवेशवाद चूँकि पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, अतः इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया। अर्थात हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज आए थे उन्होंने हमें आर्थिक दृष्टि से काफ़ी प्रभावित किया। अपने आर्थिक हित लाभ के लिए रेल शुरुआत की, जिससे आमजन की आवाजाही बढ़ी। परिणाम स्वरूप दूर बसने वाले लोगों का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा। इसके साथ ही रोजगार की तलाश में लोग सरलता से शहरों की ओर पलायन करने लगे। नतीजन औद्योगिकरण एवं नगरीकरण को बढ़ावा मिला। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने फायदे के लिए रेल शुरू की ताकि वो कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सके। लेकिन जो रेल आवागमन था उसके कारण क्या है, दूर दराज के जो लोग थे वो उनका आपस में संपर्क बढ़ा, एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगे। औद्योगिकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं है, बल्कि इसके फलस्वरूप नए सामाजिक संबंधों एवं नवीन सामाजिक समूहों का भी उद्भव एवं विकास है। अर्थात औद्योगिकरण का मतलब यही नहीं है कि हम केवल मशीनों के द्वारा जो सामान बनता है उसका ही अध्ययन करें, बल्कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन भी आवश्यक है। समाज सुधार आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन, ये उपशीर्षक है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में संचार माध्यम और सांस्कृतिक, ये उपशीर्षक भी हटा दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण का तात्पर्य
उस पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है जिसे भारत के कुछ लोगों ने आत्मसात किया। ये वे लोग थे जो पश्चिमी संस्कृति से संपर्क में आए थे, अर्थात वे लोग जो पश्चिम के देशों के साथ में संपर्क में आए और उन्होंने अपने नए विचार दिए। इसमें विशेषकर देश का मध्यम वर्गीय एवं बुद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित था, जिसने न केवल पश्चिमी प्रतिपादन चिंतन के प्रकार एवं जीवन शैली को अपनाया, अपितु साथ ही साथ इसका समर्थन तथा विस्तार भी किया। क्या है कि जो मध्यम वर्ग था या जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था, उसने इस संस्कृति को पश्चिमीकरण को ही नहीं अपनाया, बल्कि उसका एक तरीके से उसका समर्थन भी किया, उसको आगे बढ़ाने में भी कार्य किया। पश्चिमीकरण को परिभाषित करते हुए योगेंद्र सिंह ने कहा था कि मानवतावाद या मानववाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण है, जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक औद्योगिकरण एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सब पश्चिमीकरण के उत्पादन है। पश्चिमीकरण की व्याख्या M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के संबंध में लिखा है कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए। ये काल भारतीय इतिहास के पिछले सभी कालों से भिन्न था, क्योंकि अंग्रेज अपने साथ नई औद्योगिकी संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास, मूल्य लेकर आए थे। अंग्रेज अपने साथ छापेखाने भी लाए थे और इसने भारतीय जीवन और चिंतन में गंभीर तथा बहुविध परिवर्तन उत्पन्न किए। अंग्रेजों के समय यहाँ पर छापेखाने की शुरुआत भी हुई, जिसमें समाचार पत्रों का छापा जाना, पत्रिकाओं का, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। अंग्रेजों के शासनकाल की लंबी कालावधि के फलस्वरूप भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर पड़े प्रभाव को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण नाम क्यों दिया, ये उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कहते हैं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने जागरूक भारतीय जनमत के समर्थन में कुरीतियों को मिटाया, जैसे सती प्रथा। 1829 में सती प्रथा को मिटाया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। बालिका हत्या, मानव बलि और दास प्रथा 1833 में इनको बंद कर दिया गया। संक्षेप में अंग्रेजों का भारत पर प्रभाव गहरा, बहुमुखी और फलदायी था। 150 वर्षों के अंग्रेजी राज के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया, अर्थात अंग्रेजों के संपर्क के कारण जो हमारे यहाँ पर परिवर्तन हुए उनको पश्चिमीकरण का नाम दिया गया। और यह शब्द औद्योगिक संस्थाएं, विचारधारा और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अस्पष्ट और सर्वग्राही स्वरूप के बावजूद मैं जानबूझकर इसका प्रयोग कर रहा हूँ। किसी पश्चिमी देश के साथ दीर्घकालीन संपर्क के फलस्वरूप किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण में ऐसे शब्द की आवश्यकता है। सामान्य शब्दों में पश्चिमीकरण का अर्थ पश्चिमी देशों की सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और मूल्यों का पूर्वी देशों द्वारा अपनाया जाना। इस संदर्भ में है, और अगर मतभेद है और कोई भी पश्चिमी देश की अपेक्षाकृत भारतीय संस्कृति को इंग्लैंड से प्रभावित किया, और इसका कारण स्पष्ट था, क्योंकि अंग्रेज भारतवर्ष में एक बहुत लंबे अरसे तक रहे, इसलिए जनमानस में उनकी जीवन शैली और संस्कृति का विशेष प्रभाव रहा। अंग्रेज हमारे भारत में लगभग 200 वर्ष तक रहे और जिस संस्कृति और सभ्यता से वो थे उसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या होती है, तो श्रीनिवासन ने कुछ विशेषताएं बताई है। श्रीनिवास का मानना है कि पश्चिमी प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या आर्थिक हो।
यानी अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो जो प्रभाव है वो हर क्षेत्र पर पड़ा। श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन में लिखा है, पश्चिमीकरण एक अंतर्भूतकारी संश्लिष्ट और बहुस्तरीय अवधारणा है। उसमें एक छोर पर पश्चिमी औद्योगिकी से लगातार आधुनिक विज्ञान और आधुनिक इतिहास लेखन तक विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित है। उसकी अविश्वसनीय संश्लिष्टता इस बात से देखी जा सकती है कि पश्चिमीकरण के विभिन्न पक्ष कभी तो एक किसी प्रक्रिया विशेष को पुष्ट करते हैं, कभी दूसरे के विपरीत पड़ते हैं और कभी कभी एक दूसरे से अलग रहते हैं। अर्थात कभी कभी तो हम उनको ऐसे कैसे अपना लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इनमें विरोध भी पाया जाता है। श्रीनिवासन का मानना है कि पश्चिमीकरण का प्रभाव सभी स्तर पर सभी मात्रा में नहीं पड़ता। ये ऐसी जटिल प्रक्रिया है कि किसी पर ये कितना प्रभाव डालेगी या आकलन किया जा सकता है। स्वयं श्रीनिवासन के शब्दों में पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में भिन्न भिन्न रही लोगों का समूह अपनी वेशभूषा, भोजन के तरीकों, भाषा, खेलकूद, अपने द्वारा काम में ली जाने वाली वस्तुओं की दृष्टि, ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके से इन पर प्रभाव पड़ा है। और किसी पर जो प्रभाव पड़ता है वो समाज के वैसे तो हर वर्ग पर पड़ा, लेकिन किसी पर ज़्यादा और किसी पर कम पड़ा। श्रीनिवासन ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग मात्र परिवर्तन को दर्शाने के संबंध में प्रयुक्त हुआ है। इसका उद्देश्य अच्छे या बुरे को अभिव्यक्त करना नहीं है, अर्थात ये शब्द नैतिक दृष्टिकोण के से तटस्थ है। अर्थात जो पश्चिमीकरण है वो हमारे लिए सही है या गलत है इसको नहीं दर्शाता, बल्कि पश्चिमीकरण का मतलब ये है कि हमारे यहाँ परिवर्तन क्या हुए। पश्चिमीकरण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक पक्ष को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित करता है तो उसकी अवधि में उसके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष पश्चिमीकरण से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। श्रीनिवासन ने अपनी पुस्तक में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्रीनिवासन ने 1952 में मैसूर के रामपुर गांव में एक सरकारी बुलडोजर के चालक को एक खेत में जमीन को समतल करते देखा। वह चालक मनोरंजन के लिए गांव में पारंपरिक खेल भी दिखाया करता था। स्पष्ट है कि मनोरंजन के लिए जादू टोने से संबंधित पारंपरिक खेल और जीविका उपार्जन के लिए बुलडोजर चलाने उसे कोई असामान्यता नहीं दिखती। अर्थात ये अलग अलग कार्य हो गए व्यक्ति, एक क्षेत्र प्रभावित है दूसरा क्षेत्र प्रभावित नहीं है। तो इस तरीके से श्रीनिवासन ने कुछ विशेषताएं बताई है। पश्चिमी और करण और सामाजिक परिवर्तन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।